कैसे हैं आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और बच्चों आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। बच्चों आज पढ़ने वाले हैं क्या, डीएनए के द्विकुंडलन संरचना के बारे में। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी डीएनए का। डीएनए किससे किससे मिलकर बना होता है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। इसके बाद द्विकुंडलन संरचना के बारे में समझते हैं। तो जो डीएनए होता है बच्चों, एक तो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है और दूसरा जो होता है फास्फेट से मिलके बना होता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये दो भागों में बटा होता है, पहला शुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक बच्चों, अब नाइट्रोजन बेस भी दो भागों में बटा होता है, पहला प्यूरिन और दूसरा पायरेडेरिन। ठीक बच्चों, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन के अंतर्गत दो क्षार आएंगे, पहला ए और दूसरा जी, मतलब कि एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। ठीक बच्चों, और पायरेडिन में टी और सी आएगा। तो टी का मतलब होता है बच्चों थायमीन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। ठीक बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एडेनिन और थायमीन के बीच में कौन सा बांड लगता है या कितने बांड लगते हैं। अगर पूछता है कितने बांड लगते हैं तो आप बताइए कि डबल बांड लगते हैं। कितने बांड बच्चों, डबल बांड लगते हैं। और अगर पूछ लिया ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने बांड लगते हैं तो आप बताइए ट्रिपल बांड लगते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है और बल्कि पूछता है एडेनिन और थायमीन के बीच में जो बांड लगता है वो कौन सा बांड होता है। तो आप जानते रहिए वो होता है हाइड्रोजन बांड। ठीक है बच्चों, आपने यहां तक समझा कि एडेनिन और थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब चलिए आगे हम समझते हैं। अब जो कुंडली संरचना के बारे में समझ लेते हैं। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब जो कुंडली संरचना के बारे में समझते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझने के लिए हमने बना दिया है आप लोगों को, समझ लीजिएगा। यही हमारी क्या होती है, द्विकुंडलित संरचना। यही हमारी द्विकुंडलित संरचना कहलाती है, जिन्होंने वाटसन तथा क्रिक ने ये मॉडल प्रस्तुत दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। इधर के भाग को कहेंगे बच्चों पायडेरिन और इधर के भाग को कहेंगे पायरीन। ठीक है, इसको और नाम से जानते हैं, इसे हम कहेंगे पूरक रज्जु भी कह सकते हैं और इधर संवेदी रज्जु भी कह सकते हैं। ठीक ना, आप जानते रहिए। अब इसी के बीच क्या लगेगा, बांड लगेगा, क्षार पाए जाएंगे, नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन क्षार होगा, इसी के अंदर जीन भी होगा। ठीक ना, तो ये जो बांड होता है इस प्रकार का लगता है, ऐसे। यहां होगा ए डबल बांड टी, जी ट्रिपल बांड सी, यही है एडेनिन डबल बांड थायमीन। ठीक है बच्चों, ग्वानिन ट्रिपल बांड साइटोसिन, ऐसे ही करके होता है ए डबल बांड टी और जी ट्रिपल बांड सी, ए डबल बांड टी जी ट्रिपल बांड सी, ऐसा ही करके संरचना होती है। ये एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन यही हमारे क्या है, डीएनए के क्षार होते हैं।
क्या होते हैं? डीएनए के क्षार, मुख्य रूप से 4 ही क्षार पाए जाते हैं डीएनए में ना। और समझते हैं इसके बारे में। जो ये वाली संरचना होती है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। और यहां से यहां तक का जो एक भाग होता है ये वाला कड़ी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की कड़ी को हम कहें, जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों, ठीक। अगर पूरे की बात कही जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है इसकी लंबाई, ठीक। इसके बाद जो कड़ी आपस में मिल रहे हैं, जैसे ये वाला देखिए, यहां से ये कड़ी, यहां दोनों आपस में मिल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, इनको हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिन कहेंगे, ठीक है बच्चों। इसे हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। और इनके और इनके बीच का जो व्यास होता है, ये जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और इनका जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या ये बच्चों 10 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब पूरक रज्जु और संवेदी रज्जु के बीच का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम और त्रिज्या जो होता है 10 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ आपने ये क्या समझा? द्विकुंडलन मॉडल। इसी को हम क्या कहते हैं? ये वाली जो संरचना होती है एक इधर से एक इधर से, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिसमांतर श्रृंखला। ये प्रतिसमांतर श्रृंखला जो होती है दो परत होते हैं और दोनों परतों के मिला के क्या हमारा बनता है? डीएनए बनता है, ठीक बच्चों। और डीएनए के अंदर अब क्या क्या पाया जा रहा है इसको भी समझिए। इसी के अंदर क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन क्षार पाया जा रहा है। और इसके बाद क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन बेस भी पाया जा रहा है। और इसी के अंदर बच्चों क्या पाया जा रहा है? जीन भी पाया जा रहा है। तमाम प्रकार के तत्व ऐसे हैं जो इसी के अंदर पाए जा रहे हैं ना। ये अगर द्विकुंडलन संरचना अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, तो इसके साथ ले लीजिएगा या तो फिर उतार लीजिएगा। एक बार और समझा देते हैं। ये द्विकुंडलन संरचना है बच्चों, वाटसन तथा क्रिक ने यही दिया था मॉडल। इसे हम पूरक रज्जु इस तरफ को कहेंगे, इस तरफ को हम संवेदी रज्जु भी कहते हैं, ठीक। ये वाला जो भाग होता है इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यहां से जो एक कड़ी से दूसरी कड़ी आने की जो दूरी होती है यहाँ 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। अगर पूरे की बात कही जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक बच्चों। इसी के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस और जीन पाया जाता है। और जो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जहां पे मिलते हैं इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और ए और टी के बीच डबल बॉन्ड लगेगा और जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ऐसे ही संरचना जीन की अंदर की होती है, ठीक है। इसका व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, त्रिज्या जो होती है इसका 10 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है बच्चों। देखिए यहां पे समझिए कि 1 ग्राम पॉइंट करके लिखिएगा, समझिएगा। 1 ग्राम डीएनए में 713 बाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। डाटा स्टोर किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है बच्चों? 713 बाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है एक डीएनए में। इसकी जो लंबाई होती है डीएनए की, एक डीएनए की जो लंबाई होगी ये लगभग 1.8 मीटर लंबी होती है तथा अगर इसे सिकोड़ दिया जाए, इसको ऐसे अगर सिकोड़ दिया जाए तो बच्चों ये 0.09 माइक्रो मीटर तक कम हो सकती है, ठीक बच्चों, कम हो सकती है, ठीक।
आपने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना के बारे में इतना समझ लिया। ठीक बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए आगे भी समझते हैं। एक मतलब कहने का है कि एक ग्राफ डीएनए में 713 बाइट डाटा स्टोर होता है बच्चों, और इनकी लंबाई लगभग, एक डीएनए की लंबाई लगभग 1.8 मीटर लंबी होती है। अगर इसे और छोटा कर दिया जाए, सिकोड़ दिया जाए, तो ये लगभग 0.09 माइक्रोमीटर से भी कम हो सकती है। ठीक बच्चों, अब आइए आगे समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ आप समझते हैं कि कुछ बेसिक जानकारी है। अभी हमने द्विकुंडलित मॉडल के बारे में समझा, अब उसके बारे में कुछ लिख लीजिए और समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि डीएनए सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे आप, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके बाद कहाँ पाया जाता है बच्चों, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। और सभी देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सभी मनुष्य में 90% डीएनए मैच करता है और 10% मैच नहीं करता। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे 90% हमारा और आपका डीएनए मैच कर रहा है। जैसे हमारे पास हाथ है, 2 हाथ है, आपके पास भी 2 हाथ है। हमारे पास 2 आंख है तो आप लोगों के भी पास 2 आंखें हैं। हमारे पास बाल हैं तो आप लोगों के भी पास बाल हैं। ठीक है ना, हमारे पास अंगुलियां हैं तो आप लोगों के भी पास अंगुलियां हैं। तो ये लगभग 90% जो डीएनए होता है हमारा और आपका मैच करता है, सेम होता है। ठीक ना, जो आप में पाया जाएगा वही मेरे में भी पाया जाएगा। ठीक, और 10% जो मैच नहीं करता, जैसे वो बच्चे आ जाएंगे, जैसे चेहरा, क्या किसी का चेहरा, इतने तमाम प्रकार के लोग हैं, क्या सबका चेहरा मैच करता है एक दूसरे से, नहीं करता ना। तो 10% में यही आएंगे जो चेहरा मैच नहीं करता। ठीक, इसके बाद समझ लेते हैं, सभी सजीव या निर्जीव में 0.2% डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी सजीव है, मैंने अगर किसी को टच कर दिया या छू लिया बच्चों, तो भी हमारा क्या होगा, डीएनए 0.2% उसको ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि मैं मार्कर लिया हूं, ठीक है ना, ये क्या है, कोई एक पदार्थ है। ठीक ना, ये कोई एक पदार्थ है, इसको मैंने टच किया, छुआ और इसको रख दिया, और जैसे ही हमने इसको रखा तो ये क्या होगा कि इसमें जो हमारा डीएनए होगा 0.2% इसमें ट्रांसफर हो जाएगा मेरा। ठीक, जैसे आम भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे कोई क्राइम करके दौड़ रहा है, ठीक ना, कोई अपराध करके दौड़ रहा है या किसी को मार के दौड़ रहा है बंदूक से, और जैसे ही बंदूक से मारा और मारने के बाद भागते भागते उसकी बंदूक कहीं गिर गई या छूट गया गलती से, तो पुलिस जब आते हैं तो उसको दस्ती से उठाते हैं, रुमाल से उठाते हैं। क्यों उठाते हैं बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो रुमाल ना लगाए तो उनके हाथ से भी डीएनए 0.2% उस बंदूक में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए वो रुमाल से उठाते हैं और इसके बाद उसका प्रशिक्षण करते हैं जो भी होता है, और इसके बाद जान जाते हैं कि ये किसने चलाया या कौन हो सकता है बंदा। ठीक ना, इस आसानी से पकड़ में आ जाता है। तो यही होता है कि 0.2% डीएनए हमारा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, इसके बाद डीएनए का संरचना 1953 ईस्वी में सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। याद कर लीजिए, बहुत बार पूछता है बच्चों, 1953 ईस्वी में सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। इसके बाद डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। हमने इसके पहले बताया कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। ठीक ना, ये घुमावदार सीढ़ीनुमा होती है। इसके बाद डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। यही 4 क्या होते हैं हमारे मुख्य रूप से क्षार पाए जाते हैं किसमें, डीएनए में। इसके बाद डीएनए की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। ठीक है बच्चों, डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, जीन कहलाती है।
बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि अब किस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हों। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही।